एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ईथर। तो हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस यूनिट के लिए जेईई और नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। ईथर एक छोटा टॉपिक है। देखो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि इस यूनिट में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिनॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है अल्कोहल, लेकिन ईथर भी यूजलेस नहीं, क्वेश्चन बना सकता है। ईथर क्या होता है हम लोग जानते हैं। ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक होता है टू सेम या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, एराइल मतलब एल्कीन, या फिर वन साइड एल्काइल और वन साइड एराइल। मतलब यहाँ पर सेंट्रल ऑक्सीजन कनेक्ट होता है आर आर डैश से, यहाँ पर आर आर डैश या तो एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, दोनों एल्काइल हो, या फिर एराइल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर एक एल्काइल ग्रुप हो और दूसरा एराइल ग्रुप हो, ऐसा भी पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईथर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर और आर डैश अगर सेम है, इफ आर एंड आर डैश आर सेम, अगर आर और आर डैश दोनों सेम है तो इसे बोला जाता है सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। सही है ना, दोनों तरफ आर की जगह तुमने आर आर डैश की जगह मिथाइल रख दिया, इथाइल रख दिया, फिनाइल या बेंजीन रख दिया, तो इसे सिमेट्रिकल या मिक्स कहेंगे। और अगर यहाँ पर R and R dash are different, अगर दोनों डिफरेंट है तो इसे बोला जाएगा अनसिमेट्रिकल, जो हमारे 12th बोर्ड में काम आता था। 12th बोर्ड में सीधी इस पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता था। अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। ईथर फैमिली में जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कंपाउंड ये है, जहाँ बेंजीन पर CH2 प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि बेंजीन पर मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसॉल बोलते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल बोलते हैं। अब ईथर के नेचर की अगर हम बात करें तो ईथर जो होता है इसमें सेंट्रल ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कनेक्टेड कार्बन के कंपैरिजन ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इन ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ईथर का नेचर होता है बेसिक, एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा, लिविस बेस। और यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस दिखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ईथर होते हैं पोलार। ईथर आर पोलार मॉलिक्यूल एंड दे आर बेसिक मॉलिक्यूल। तो ईथर को लेकर ये एक छोटा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब इसमें एक बात और क्लियर कर दूं, कई बार नाम को लेकर कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें। ये कंपाउंड ईथर है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के आगे पीछे कार्बन चेन है, भले ही सेम हो या डिफरेंट हो। हमने शुरू से सीखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन मानना है। ऑक्सीजन के राइट साइड 3 कार्बन है, लेफ्ट साइड 1 कार्बन है, तो हमारी मेन चेन होगी राइट साइड वाली 1 2 3 कार्बन है। क्या हम लोगों को फर्स्ट कार्बन पे OCH3 ऐड दिख रहा है? OCH3 को हम बोलेंगे मिथॉक्सी, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे तो 1 मिथॉक्सी, और टोटल कार्बन कितना है 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब मैं नॉमेनक्लेचर को लेकर ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं इन चीजों को लेकर। अगर आपको नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना है या देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। यहां हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि नीट और जेईई में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फिलहाल जितना इस बार बोर्ड पे लिखा है, ये एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है।
आप इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, विद इन 5 मिनट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ईथर की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर अल्कोहल ले सकते हैं। हम लोगों को एक बात पता है कि अगर हमने ले लिया एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, और अगर एक्सेसिव अल्कोहल को हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एल्यूमिना के साथ हीट करा, तो एक्सेसिव अल्कोहल ईथर देगा, डेफिशिएंट अल्कोहल एल्कीन देगा। प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो ये मेरे पास एक्सेसिव है, एक्सेसिव दिखाने के लिए मैं यहां पे 2 यूनिट ऑफ अल्कोहल ले रहा हूं। चाहो तो यहीं 2 लगा दो या ऐसे लिख दो। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ये ग्रुप निकल जाएगा, यहां पर मेरे पास H2O निकल रहा है, और H2O जैसे ही निकलेगा उसके बाद जो बच रहा है वो ईथर बन गया। क्या बच रहा है हमारे पास? RO, और ऊपर से भी R बच रहा है, दैट इज ईथर। ये कंपाउंड बन गया ईथर। तो ध्यान रहे, एक्सेसिव अल्कोहल होना चाहिए तब जाके ईथर बनता है, वो भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या Al2O3 के साथ। इसके बाद अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, जिसे हम लोग हेलोएल्केन के नाम से जानते हैं, और इसे अगर हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ, वो भी कैसा सिल्वर ऑक्साइड? ड्राई। कभी भी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखा हो तो समझ लेना वो AgOH होता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर ये पूरा एक ग्रुप निकल जाएगा, 2 यूनिट ऑफ सिल्वर हैलाइड, और फाइनली हमारे पास बचेगा ROR। तो ये ROR ईथर बन गया। अब ये दोनों ठीक है, फर्स्ट वाला तो फिर भी काम आ जाता है, सेकंड ज्यादा काम नहीं आता। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस पे नीट या जेई में क्वेश्चन आता है, रिमेंबर क्वेश्चन आता है विलियमसन पे। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोगों को लेना है मेटल एल्कोक्साइड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल हो, चाहे सोडियम या पोटेशियम हो, वो भी एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड मतलब एल्काइल प्लस ऑक्सीजन, एल्कोक्साइड। तो मेटल एल्कोक्साइड में सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड हो सकता है, और उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग हेलोएल्कीन। हेलोएल्कीन क्या होता है? R बॉन्ड X। इस बात का ध्यान रखना, मेटल एल्कोक्साइड में जो एल्काइल ग्रुप है वो हेलोएल्केन के एल्काइल ग्रुप से बड़ा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, रिमेंबर। तो मैं इसको लिख रहा हूं, इसे R डैश मान लेते हैं, R-ONA प्लस RX। तो यहां पर क्या निकल जाएगा? यहां पर Na और X निकल जाएगा, बचेगा हमारे पास R-O, और इधर से बचेगा R। ये बन गया ईथर। इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हियर R' मस्ट बी ग्रेटर देन R। R' R से बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन में या डिग्री में। डिग्री मतलब अगर R' टर्शरी है, R प्राइमरी है तो चलेगा, ईथर बनेगा। लेकिन इसका रिवर्स कर देंगे ना, कि हमने R को टर्शरी ले लिया और R' को प्राइमरी ले लिया, तो ईथर नहीं बनेगा। तो R' जो है वो R से बड़ा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन और डिग्री, देन ईथर इज फॉर्म्ड। अब तुम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम R' की कंपैरिजन R को ज्यादा कार्बन दे दें तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में एल्कीन बन जाएगा, नोट कर लेना, अदरवाइज एल्कीन इज फॉर्म्ड। अदरवाइज एल्कीन बन जाएगा भैया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है ये, रिमेंबर डिहाइड्रेशन करा देगा।
तो आप लोग इसे नोट करो, ये 3 मेथड में से थर्ड मेथड बहुत स्पेशल है आईएमपी कर लेने से। ईथर की प्रिपरेशन में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, जो एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन हमारे लिए स्पेशल बन सकता है। तो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजिनेशन। ये रिएक्शन ईथर के लिए काफी स्पेशल माना जाता है। और क्यों स्पेशल माना जाता है इसका मैं आपको बहुत बड़ा रीजन बता रहा हूं। ये मेरे पास एक ईथर है जिसे हम बोलते हैं इथॉक्सी ईथेन या डायथाइल ईथर। यहां पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ेगा वो अल्फा कार्बन होगा। तो यहां हमारे पास अल्फा कार्बन 2 है। हम इसका हैलोजिनेशन करा रहे हैं, मतलब क्लोरीन से रिएक्शन, वो भी डार्क में। और अगर यही कंपाउंड मैं लेता हूं, सेम डायथाइल ईथर लेता हूं और इसका हैलोजिनेशन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट का सिंबल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को देखना होगा। जब हम डार्क में करेंगे, विदाउट लाइट करेंगे, तो अल्फा अल्फा कार्बन पे हैलोजन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहां पर बनेगा ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकला, उस हाइड्रोजन की जगह यहां से क्लोरीन आ जाएगा और यहां का बचा हुआ क्लोरीन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन HCl बनाकर निकल जाएगा। फिर फर्दर अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करेंगे वही डार्क में, तो ये सेकेंड अल्फा कार्बन पे हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देगा। तो अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है डार्क में। क्या होता है? अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है डार्क में, रिमेंबर। अब अगर लाइट में यही रिएक्शन करेंगे तो लाइट में कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन का मतलब सारे हाइड्रोजन निकलेंगे, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएंगे और ये बन जाएगा C2Cl5O C2Cl5। ये था डायथाइल ईथर, इसका नाम होगा परक्लोरो डायथाइल ईथर। सिंपल है। तो आप फिलहाल इतना नोट करो, मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी से आप देख लो। चलिए, तो होपफुली आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रब कर रहा हूं और अब आपको कुछ और रिएक्शंस बता रहा हूं ईथर के। ये एक एरोमेटिक ईथर है और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं एनिसॉल। एनिसॉल का रिएक्शन जो होने वाला है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक हम जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आने वाला ग्रुप, कमिंग ग्रुप, एग्जिस्टिंग ग्रुप को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि आने वाला ग्रुप आता है बेंजीन पर। और ईथर में आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे आएगा, फिर पैरा पे आएगा। 1 बाय 1 हम दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले हम करा देते हैं ब्रोमिनेशन। तो जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो एनिसॉल पर सिंपली ऑर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड रिएक्शन, अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं, मैं इसका रिएक्शन कराता हूं RX से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आप लोग जानते हो हेलोएल्केन से जब भी रिएक्शन कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का हाइड्रोजन निकलेगा इस X को लेकर और X के बाद बच रहा है R, दैट इज एल्काइल ग्रुप। वो पहले ऑर्थो पे जाएगा, फिर वो एल्काइल ग्रुप जाएगा पैरा पर। और ध्यान रखना भैया, एल्काइल ग्रुप जो ऐड हो रहा है, अगर उसके पास टर्शरी कार्बन है तो हाइड्रोजन को या अदर ग्रुप को शिफ्ट करके टर्शरी कार्बन को बेंजीन से जोड़ना।
अगर टर्शरी नहीं है, सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी को ऐड करना, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखना कि R जो है उसका कौन सा कार्बन बेंजीन को ऐड करना पसंद करता है, टर्शरी। अगर टर्शरी नहीं है तो सेकेंडरी। अगर मैं इसका रिएक्शन करा देता हूं RCOCl वही इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्वेश्चन आया हुआ है कि यहां पर AlCl3 का काम क्या है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसिंग रिएजेंट है। रिमेंबर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये बेंजीन हमारे पास है, बेंजीन का मिथॉक्सी बेंजीन में बॉन्ड निकलेगा, वो बॉन्ड इस Cl को लेकर चला जाएगा, बचेगा हमारे पास COR, पहले ऑर्थो पे आएगा, फिर यही COR जाएगा पैरा पर। COR ये बन गया कीटोन। और ईथर और कीटोन में बड़ा ग्रुप कीटोन है, इसलिए नंबरिंग कीटोन की तरफ से होगी। इसका हम लोग और भी कुछ फ्रीडल, इसके हम और भी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो आप ध्यान रखना, नाइट्रेशन भी जानते हो आप लोग, ये बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस पर सीधे क्वेश्चन बन जाए। अब यहां पर एक और बात हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ईथर है और ईथर का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं HX से, और स्पेशली HX में HI लिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रहा है तो यहां पर बनेगा R इस X को ले जाएगा, RO के साथ ये H चला जाएगा, दैट इज अल्कोहल। ये जनरली प्रेफर करता है लो टेम्परेचर पे, और अगर यही रिएक्शन में हाई टेम्परेचर पे करूं तो हाई टेम्परेचर पे यहां पर बोथ आर कंबाइंड विद 2x विल गिव RX 2 यूनिट। इसके बाद 2 हाइड्रोजन विद 1 ऑक्सीजन विल फॉर्म H2O। तो ये भी एक सिंपल रिएक्शन है, देख लेना। और शुरू में मैं बता चुका हूं कि ईथर लिविस बेस का काम करता है, रिमेंबर। तो आप लोग इतना नोट करो। अब इसके बाद ईथर एंड हो चुका है, ईथर पे कुछ और ऐसा नहीं है जो हमारे लिए काम आने वाला हो। अब हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं कंप्लीट अल्कोहल फिनॉल ईथर के। अब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पैटर्न आप लोग ध्यान रखना, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चंस कैसे आप लोगों को मिलेंगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन आर साइक्लोहेक्सेनॉल, फर्स्ट कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेनॉल, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड सेकंड कंपाउंड है, देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल थर्ड कंपाउंड है, एंड देन नाइट्रोफिनॉल फोर्थ कंपाउंड है, सॉरी फिनॉल फोर्थ कंपाउंड है। फिर इसके बाद बोला है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमें ये बात पता है अल्कोहल के कंपैरिजन फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, मतलब साइक्लोहेक्सेनॉल के कंपैरिजन फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा एसिडिक तब फिनॉल हो जाता है जब उस पर -I इफेक्ट वाला ग्रुप हो। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में थर्ड कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिटी शो कर रहा है, फिर उसके बाद सेकंड, देन फोर्थ एंड देन फर्स्ट। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी सिंपल, याद कर लेना है, बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक की एसिडिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, हालांकि कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक है। लेकिन अगर फिनॉल पे -I इफेक्ट वाला कोई भी ग्रुप आ जाए तो उसकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक से आगे चली जाती है, मोर एसिडिक हो जाता है। अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर वही आ गया एसिडिटी पर, मतलब एसिडिक कैरेक्टर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
among the following four compound phenol, methyl phenol, metanitro, paranitro, बहुत इंपॉर्टेंट है। the acidity order is, तो देखो भैया बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरानाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रो से ज्यादा एसिडिक होता है, और किसी भी नाइट्रो वाला फिनॉल नॉर्मल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। मतलब करेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा होगा फोर्थ वाला पैरानाइट्रो, पैरा के बाद होगा थर्ड के बाद होगा मिथाइल फिनॉल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप आ गया ना यार प्लस आई वाला, तो वो तो एसिडिक कैरेक्टर कम करेगा, सॉरी। उसके बाद होगा फिनॉल फर्स्ट वाला, देन होगा सेकंड। मतलब करेक्ट आंसर ए है, इसका भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक अगर हम बात करें तो होगा पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल में सिमेट्री की वजह से हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। पैरा से कम एसिडिक होगा मेटा, फिर इससे कम एसिडिक होगा नॉर्मल फिनॉल, और सबसे कम एसिडिक होगा मिथाइल फिनॉल, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप ने प्लस आई इफेक्ट जनरेट कर दिया, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर और डिक्रीज हो जाएगा। चलिए, मैं सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आगे आने दो रिएक्शंस वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसको पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा मैं। फिलहाल ये तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI इट प्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल कहलाता है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहलाता है। देखो, ग्लिसरॉल हो या ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, जिनके पास मोर देन 1 OH होते हैं, ऐसे कंपाउंड को जब हम एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग का काम करता है, सेकेंड कार्बन पे अपने आयोडीन को शिफ्ट करेगा और बाकी फर्स्ट और थर्ड कार्बन को कंप्लीटली रिड्यूस करके बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया 1 2 3, दैट इज 2 आयोडो प्रोपेन। तो ये बना देगा 2 आयोडो प्रोपेन। याद रखना, बहुत स्पेशल है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखें, फिर से ए आ गया, इसका भी करेक्ट आंसर ए है। चलिए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में। इथाइल अल्कोहल दिया है, फिर एसीटोन दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया है 2 प्रोपेनॉल, फिर मीथेनॉल दिया है, फिर उसके बाद बोला है विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स ऑन बीइंग वार्म्ड विथ आयोडीन सोल्यूशन एंड NaOH विल गिव आयोडोफॉर्म। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड हैं जो आयोडोफॉर्म बना सकते हैं? चलो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं ये कंपाउंड कौन कौन से हैं। हमें फर्स्ट कंपाउंड दिया है इथेनॉल, सेकंड कंपाउंड दिया है एसीटोन, थर्ड कंपाउंड दिया है 2 प्रोपेनॉल, और लास्ट कंपाउंड दिया है मीथेनॉल। आप लोग मेरे हेलोएल्केन हेलोरीन वाले टॉपिक में जरूर देखना, मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा है कि कौन आयोडोफॉर्म बना सकता है और कौन नहीं बना सकता ऑन बीइंग वार्म्ड विथ आयोडीन एंड NaOH। तो हमने सीखा था हर वो अल्कोहल आयोडोफॉर्म बना सकता है जहां पे अल्फा कार्बन क्या होता है? OH से अटैच कार्बन को अल्फा कहते हैं, और अगर अल्फा कार्बन पे डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आयोडोफॉर्म बनाएगा। मतलब ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म बनाएगा। OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, और अल्फा पे 2 मिथाइल है, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म बनाएगा। यहां पे OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा। इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता तो ये आयोडोफॉर्म बनाता, मतलब ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। रिमेंबर, अल्फा कार्बन से मिथाइल जुड़ा होना जरूरी है,
अल्फा पे मिथाइल होना जरूरी नहीं है। रिमेंबर, वो कार्बोनाइल कंपाउंड आयोडोफॉर्म बनाते हैं जिसमें कार्बोनाइल से डायरेक्टली मिथाइल अटैच हो, चाहे वन साइड हो या बोथ साइड हो, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म बनाएगा। इट मींस यहां पे इस क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन इज सी। आप देख सकते हो और इसे जल्दी से नोट कर लो। याद रखना, अल्फा कार्बन से मिथाइल अटैच होना चाहिए और ऐसे कार्बोनाइल, कार्बोनाइल में एल्डिहाइड कीटोन आते हैं, ऐसे कार्बोनाइल जिसमें CO से डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड आयोडोफॉर्म बनाते हैं ऑन बीइंग वार्म्ड विद आयोडीन एंड NaOH। आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये रहे आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इनको नोट जरूर कर लेना। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। लेवल बढ़ चुका है इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन करना है जहां पर आपको दिया है ब्रोमोमीथेन CH3Br। चलिए मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में CH3Br, फिर इसका रिएक्शन करा रहे हैं KCN से, पोटेशियम साइनाइड से, तो कंपाउंड A बन रहा है, फिर इसका रिएक्शन H3O पॉजिटिव से। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, H3O पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां बन रहा है B और B का रिएक्शन करा रहे हैं LiAlH4 से, तो बन रहा है C। चलिए इसको देखते हैं 1 by 1 एग्जैक्टली क्या है। CH3Br, हम लोग इसका रिएक्शन अगर KCN से करेंगे, सीधे सीधे सब्सटीट्यूशन होगा, नेगेटिवली चार्ज CN इस नेगेटिवली चार्ज Br को रिप्लेस करेगा, बनेगा CH3CN, ये कंपाउंड A है। फिर CH3CN अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं, नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस करोगे साइनाइड का तो देगा एमाइड, एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 1, 2। ये जो N है ये अपने साथ 3 हाइड्रोजन ले जाएगा, 1, 2, 3 और बना देगा अमोनिया। बच क्या रहा है हमारे पास? हमारे पास बच रहा है CH3C और इधर से बच रहा है 2 ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, तो OOH, ये बन गया B कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद हम लोग कर क्या रहे हैं इसका, हम लोग LiAlH4 से रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब रिडक्शन कर रहे हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में जब हम 4 हाइड्रोजन लेंगे तो एग्जैक्टली 4 हाइड्रोजन का मतलब H.2H.H, फर्स्ट हाइड्रोजन OH को निकाल देगा, बना देगा वाटर। रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होंगे, बनेगा CH3CH2 और लास्ट हाइड्रोजन इस O से अटैच होगा, बनेगा OH। तो आप देख सकते हो हमारे पास बन गया इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। LiAlH4 में हम लोग 4 हाइड्रोजन ले रहे हैं, बेसिकली रिडक्शन कर रहे हैं। LiAlH4 का मतलब रिडक्शन, 4 हाइड्रोजन ले रहे हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन OH को निकालेगा, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन इस C से जुड़ेंगे तो ये CH2 हो जाएगा और लास्ट हाइड्रोजन इस O से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा OH। इस तरह जैसा कि मैं देख सकता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है D, नीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बड़ी सिंपल सी बात क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी ये बात यहीं पर समझ में आ जाएगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। कभी भी ईथर, अगर ईथर का रिएक्शन आप किसी हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हो तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल कंडीशन में यहां पर ये होगा कि इस ईथर के ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप है उसमें से स्मॉलर एल्काइल ग्रुप हमेशा हैलोजन के साथ निकलेगा और लार्जर एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन और H को लेगा और बना देगा अल्कोहल।
नॉर्मली ये होता है कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप हैलोजन को लेकर निकलता है और बड़ा एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर, बड़ा एल्काइल ग्रुप में ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन को लेकर अल्कोहल बना देगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख सकते हैं हमसे पूछा क्या गया, अमंग द फॉलोइंग ईथर विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट कंसंट्रेटेड HI। HI से रिएक्शन करने पर कौन मिथाइल अल्कोहल बना रहा है? तो मैं आपको बताऊं, लॉजिक अगर लगाओगे तो ये चारों ऑप्शन में कोई मिथाइल अल्कोहल नहीं बना रहा, लेकिन ऑप्शन ए जो है उसमें कंपाउंड दिया हुआ है। क्या ये टर्शरी कार्बन है? बिल्कुल ये टर्शरी कार्बन है। और हम लोगों को एक बात पता है, टर्शरी कार्बन कार्ब कैटायन बनाना पसंद करता है अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। और वैसे भी टर्शरी कार्ब कैटायन हाईली स्टेबल होता है। अगर किसी ईथर में टर्शरी कार्बन हो तो उस टर्शरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आना, और कैसे लेकर आओगे, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके सेपरेट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके सेपरेट होगा तो हमारे पास बचेगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन जब CH3 को लेकर अलग होगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं HI से, HI में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, आयोडीन पे माइनस चार्ज है। अब ऐड कर दो, ये प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से ऐड होगा माइनस वाले से, और ये माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन प्लस चार्ज वाले कार्बन से ऐड होगा। इन दी एंड प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन इस माइनस वाले ऑक्सीजन से ऐड होगा, बन जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल। हमने सीखा है कि ईथर में हमेशा ज्यादा कार्बन वाली चेन अल्कोहल बनाती है जब HI से रिएक्शन होता है, लेकिन अगर टर्शरी कार्बन है, ज्यादा कार्बन वाली चेन में टर्शरी कार्बन है, तो उस टर्शरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा, तब जाकर हमें रिएक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे। और फाइनली इस कार्बन पे हेलोजन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह हमें कौन सा ऑप्शन है जो मीथेनॉल दे रहा है? हमें ऑप्शन ए मीथेनॉल दे रहा है। आप जल्दी से इसे नोट करो, मैं साइड हो रहा हूं, फिर मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए, ऑल डन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। अमंग दी फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट विच वन प्रोड्यूसेस एनीसॉल। एनीसॉल क्या होता है? मिथॉक्सीबेंजीन। चलो वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है CH3CHO प्लस RMGX। हम लोगों ने सीखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करे, फॉर्मल्डिहाइड से करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, किसी अदर एल्डिहाइड से करेगा तो 2 डिग्री। कैसे देगा 2 डिग्री? देख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हमेशा वाटर का भी होता है। तो ये पूरा CH3CHO ले रहा हूं मैं, CH3CHO, R इस कार्बन से ऐड होगा तो ये आ गया R। वाटर का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और फाइनली बच क्या रहा है? MgX, और यहां से OH तो प्लस आ जाएगा MgXOH। तो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या ये एनीसॉल बना? बिल्कुल नहीं बना। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। 7 क्वेश्चन कर रहे हैं, चेक करेंगे एनीसॉल कौन बनाएगा। ऑप्शन बी में दिया है फिनॉल। पहले फिनॉल का रिएक्शन NaOH से हो रहा है, फिर उसके बाद हो रहा है आयोडोमीथेन से। तो ये है फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था फिनॉल जब पढ़ा रहा था, कि जब भी NaOH लोगे तो हर बार यहाँ का H या जो भी ग्रुप है उसको निकाल देगा, बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। हर बार यही बनेगा जब भी हम NaOH लेंगे फिनॉल के साथ। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कर रहे हैं CH3I के साथ,
तो होगा ये कि ये NSI को लेकर निकल जाएगा, CH3 इस Na की जगह चले जाएगा, क्या बनेगा? फाइनली ये बन गया मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल। इसका मतलब इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है बी। चलो एक काम करते हैं, आगे के ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है C6H5OH प्लस FeCl3। क्या FeCl3 और फिनॉल मिलकर एनिसॉल बनाते हैं? तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं, बल्कि ये बनाता है एक वॉयलेट कंपाउंड। चलिए ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? टोलुइन एसिड क्लोराइड और AlCl3। टोलुइन बेसिकली ये टोलुइन है, इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड से हो रहा है, वो भी AlCl3 के साथ, और AlCl3 एनहाइड्रस लेते हैं। आपको मैं बता दूं ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इससे भी एनिसॉल नहीं बनेगा। चलो देख लेते हैं क्या क्या रिएक्शन होगा। टोलुइन का CH3 अपनी जगह स्टेबल रहेगा, बेंजीन पे बॉन्ड निकलेगा। बॉन्ड निकलने का मतलब हाइड्रोजन निकलना, वो इस Cl को लेकर बाहर चला जाएगा, HCl बचेगा COCH3। तो पहले COCH3 ऑर्थो पे आएगा, फिर COCH3 पैरा पर आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एनिसॉल बनाने वाला हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। लेकिन मैंने रॉन्ग को भी प्रॉपर एक्सप्लेन इसलिए करा क्योंकि हर रॉन्ग ऑप्शन हमारे नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने लायक होता है। रिमेंबर, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो नीट हो या जेई का एग्जाम हो, आपका करेक्ट ऑप्शन तो आपके उस ईयर में काम आ जाता है, लेकिन रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं वो क्वेश्चन बनाते हैं हमारे आगे के एग्जाम्स में। तो कहीं ना कहीं ये एक एक पॉइंट एग्जामिनर जो रखता है ना ऑप्शन में, वो सोच समझ कर रखता है। ये एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत स्पेशल है, तो आप नोट कर लो, इनकी भी प्रैक्टिस करना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये रहे आपकी स्क्रीन पे, इन्हें जल्दी नोट करो। ओके, तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले हम देखते हैं, बड़ा सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लोपेंटेनॉल है, NaH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम आयन जो है वो H की जगह आ गया। फिर इसका रिएक्शन हो रहा है MEI। MEI क्या है? मिथाइल आयोडाइड, तो ईथर बन रहा है। अब ये रिएक्शन क्या है? तो भैया बिल्कुल सीधी सी बात है, सोडियम सॉल्ट के साथ जो कार्बन चेन है वो 5 कार्बन की है। सोडियम ऑक्साइड में या मेटल एल्कोक्साइड में जो एल्काइल ग्रुप की जो कार्बन चेन है उसमें 5 साइक्लिक कार्बन है। आयोडीन या हेलोजन के साथ जो कार्बन है उसमें 1 कार्बन है। तो हम लोगों को पता है हेलोजन के साथ छोटी चेन होती है, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड में बड़ी चेन होती है। जब ये काम होता है तो ईथर बनता है, और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। सो करेक्ट आंसर इज सी, विलियमसन सिंथेसिस। उम्मीद है यार बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। क्वेश्चन नंबर 9, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI। देखो HI वाले रिएक्शंस मत छोड़ना, ये काम आएंगे तुम्हारे लिए। फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर एग्जैक्टली ये है जिसे हम एनिसॉल बोलते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन HI से करा दें तो हम लोगों को पता है ऑक्सीजन के राइट लेफ्ट में छोटी कार्बन की चेन हमेशा हेलोजन के साथ जाएगी। तो ऑक्सीजन के राइट साइड 1 कार्बन की चेन है, तो ये हेलोजन के साथ जाकर बनाएगा CH3I, और बड़ी कार्बन की चेन ऑक्सीजन और H को अपने साथ अटैच करेगी, तो ये बन जाएगा C6H5OH, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल। बड़ी कार्बन की चेन हमेशा OH को जोड़ती है, बस उसके पास टर्शरी कार्बन नहीं। अगर उसके पास टर्शरी कार्बन है तो कंडीशन जो है वो बदल जाती है, ध्यान रखना। थोड़े पीछे जाओ वीडियो में, अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, आपको समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, चलो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ये 9th था, 10th में बोला गया है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10O, ठीक है, इज फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI। ये NaOI से रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसेस बाय रिएक्टिंग Y विथ NaOH। आप लोगों को कुछ आइडिया है कि ये NaOI कब बनता है? तो NaOI बनाने के लिए हमें NaOH का रिएक्शन कराना होगा I2 से। तो जो क्वेश्चन में Y दिया है ना, वो एग्जैक्टली Y जो है वो I2 है। क्लियर है? मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट में बताया था। ओके, फिर इसके बाद लिखा है एंड यील्ड अ येलो प्रेसिपिटेट विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल A एंड YR। तो भैया एक बात समझ लेना, येलो प्रेसिपिटेट पे जब भी क्वेश्चन आएगा वो येलो प्रेसिपिटेट होगा आयोडोफॉर्म। क्वेश्चन में बोला है कि ये A और Y क्या है, Y तो बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो प्रेसिपिटेट जो बनाएगा वो आयोडोफॉर्म है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपाउंड क्या है? क्योंकि ये कंपाउंड जो भी है वो NaOI मतलब NaOH और I2 के मिक्सचर से रिएक्ट कर कर येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है। येलो प्रेसिपिटेट का मतलब आयोडोफॉर्म। तो ये जो भी कंपाउंड है उसके पास, अगर ये अल्कोहल है, चलो इसको ट्राई करते हैं। C8H10, पहली बात तो ये है कि ये जो भी कंपाउंड है उसमें बेंजीन है। C8 मोर देन 6 कार्बन अगर है तो वहां पे बेंजीन होगा जब हाइड्रोजन कार्बन के ऑलमोस्ट पैरेलल, मतलब यहाँ हाइड्रोजन डबल ट्रिपल होते तो हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन से थोड़ी ही ज्यादा है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में बेंजीन है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, क्या मैं इसमें OCH3 रख सकता हूँ? अगर OCH3 रखूंगा तो मेरे पास ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसके साथ कार्बन हो जाएंगे 7 8, हाइड्रोजन हो जाएंगे 8, ये गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली बेंजीन में भी C6H5 है ये चीज़, फिर इसके बाद कार्बन ले रहा हूँ तो ये हो रहा है C7, ये वाला कार्बन ले रहा हूँ तो C8 और हाइड्रोजन यहाँ के 3 ले रहा हूँ तो H8। ये जो चीज़ दिख रही है वो C8H8O है, लेकिन हाइड्रोजन होना चाहिए 10। चलिए तो अगर मैं इसको मान लो अब मैं देखता हूं तो ये C6H5 C6 7 8 कार्बन हो रहा है, हाइड्रोजन 5 6 7 7 प्लस 3 10 हाइड्रोजन हो रहा है, 1 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप है? बिल्कुल मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप की वजह से ये आयोडोफॉर्म बनाएगा ऑन रिएक्शन विद NaOI। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड A है वो ये कंपाउंड है, और यहाँ पर Y जो दिया है वो एग्जैक्टली हमारे पास है I2। और इस तरह अगर हम देखें तो हमें करेक्ट आंसर जो मिल रहा है वो आंसर मिल रहा है हमें ऑप्शन C में। तो हमारे 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखो बेंजीन जो होता है वो C6H6 होता है, बिल्कुल बेसिक सी एक बात बता रहा हूँ, बेंजीन C6H6 है। लेकिन जहां आप देखो कि बेंजीन पे बॉन्ड निकला है, लाइक अगर मैं ये एग्जैक्टली C6H6 है, अगर मैं इसको 1 बॉन्ड निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा C6H5, अगर मैं इसके 2 बॉन्ड निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा C6H4। इट इज वेरी वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड निकला, मतलब ये चीज है C6H5। चलो ठीक है, ये है C6H5। फिर यहाँ से मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं, तो एग्जैक्टली कितने कार्बन हो रहा है मेरे पास? 6 कार्बन यहाँ है, 7 8 कार्बन, 5 हाइड्रोजन इस चेन में है, ये आ गया 6th हाइड्रोजन, 7th हाइड्रोजन, 7 प्लस 3 10 हाइड्रोजन, सिंपल, और 1 ऑक्सीजन। तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो फॉलो हो रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। आप ट्राई करना, ट्राई करोगे, ट्रायल एंड एरर वाले कॉन्सेप्ट पर ऐसे क्वेश्चन बेस्ड है।
आप ट्राई करोगे, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं साइड हो रहा हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वायरमेंट अपनी शो करी है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट प्रोवाइड करने के लिए हालांकि हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में इंस्टाग्राम भी है, और अगर ट्राई करते हैं हम लोग, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हम लोग वीडियो फॉर्म में भी आपको या फिर एक गूगल ड्राइव के फॉर्म में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट चाहिए, इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। प्रैक्टिस करने से ही कंप्लीट हो सकता है आपके नीट और जेई का ड्रीम। आप टॉपिक वीडियोस को देख रहे हो, बिल्कुल आप वीडियोस को देखते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो और साथ में प्रैक्टिस करते रहो। गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें।